हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। ईपीएफ के डिस्कशन को आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रोविजंस की अब बात करते हैं। हमने अब तक जो डिस्कशन किया था, अब तक के डिस्कशन में हमने ये बात की थी कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट किन किन स्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है। वो स्टैब्लिशमेंट, ये एक्ट उन स्टैब्लिशमेंट्स के ऊपर एप्लीकेबल होता है जो शेड्यूल 1 में प्रिस्क्राइब्ड हैं। शेड्यूल 1 किसका है? शेड्यूल 1 ईपीएफ रिलेटिंग शेड्यूल है। प्रोविडेंट फंड का शेड्यूल 1 है। शेड्यूल 2 है उन मैटर्स का जो इस एक्ट में प्रिस्क्राइब होंगे, जैसे कि एग्जेम्पशन कैसे मिलेगी, इसके बारे में शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। एग्जीक्यूटिव कमेटी कैसे बनेगी, ये शेड्यूल 2 में लिखा हुआ है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टी के प्रोविजंस, ये भी शेड्यूल 2 में लिखे हुए हैं। शेड्यूल 3 जो कि पेंशन स्कीम के बारे में है, एंड शेड्यूल 4 जो कि डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस के बारे में है। सो कुल मिला के इस पूरे एक्ट में देयर आर 4 शेड्यूल्स। फर्स्ट इज अबाउट प्रोविडेंट फंड, सेकेंड इज अबाउट मैटर्स टू बी प्रोवाइडेड इन दिस स्कीम, शेड्यूल 3 इज अबाउट पेंशन स्कीम, एंड शेड्यूल 4 इज अबाउट एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस स्कीम। ये 4 शेड्यूल्स हैं। शेड्यूल्स के अलावा अब जरा बात करते हैं कि ऐसे कौन कौन सी स्टैब्लिशमेंट है जिसके ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होता। इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी के बारे में सेक्शन 1 में लिखा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ वो सेक्शन 16 की भी बात करता है कि जहां जहां सेक्शन 16 एप्लीकेबल होगा उन स्टैब्लिशमेंट के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा ही नहीं। ऐसी स्टैब्लिशमेंट कौन कौन सी होती है, अब जरा उनकी बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी की। कोऑपरेटिव सोसाइटी का डिस्कशन करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। इनफैक्ट एक बार एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आया था, सीए आईपीसी लेवल पे ये क्वेश्चन था कि एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल होता है या एप्लीकेबल नहीं होता। सो उसका आंसर है कि ये एक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो स्टैब्लिशमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में रजिस्टर्ड है। ऐसी कौन कौन सी सोसाइटीज हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1912 में रजिस्टर्ड हैं। सोसाइटी के इंडिया में 2 लॉ हैं, एक है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट जो 1860 में आया था, और दूसरा एक्ट है कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट जो कि 1912 में आया था। सो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेटिव सोसाइटीज। कोऑपरेटिव सोसाइटीज की अगर मैं बात करूं तो अमूल इज ए कोऑपरेटिव सोसाइटी जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है। आदर्श कोऑपरेटिव बैंक, इंडियन कॉफी हाउस, ये कुछ कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड हैं। एक्ट कब आया था? ये एक्ट 1912 में आया था। तो अगर एक स्टैब्लिशमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड है और उसके साथ साथ उसमें इफ देयर आर लेस देन 50 एम्प्लॉयज, 50 से कम एम्प्लॉय उसमें काम करते हैं, अगर 50 से कम एम्प्लॉय उसमें काम करते हैं और साथ ही साथ इट इज वर्किंग विदाउट द एड ऑफ पावर, दैट मीन्स वो मैनुअली काम कर रहे हैं, मशीन्स यूज नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे हैं। जैसे कि वी कैन से इफ दे आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर के काम में इन्वॉल्व है, इफ दे आर इन्वॉल्व इन हैंडीक्राफ्ट और उसके लिए वो किसी भी तरीके की मशीन को यूज नहीं कर रहे, दे आर नॉट यूजिंग पावर फॉर दैट, सो इन दैट केस वो स्टैब्लिशमेंट ईपीएफ एक्ट के प्रोविजन से एग्जेम्प्टेड होगी। 3 कंडीशंस, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी, कोई एक नहीं, तीनों कंडीशन। फर्स्ट, कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो, जैसे कि अमूल है, इंडियन कॉफी हाउस है। दूसरा, उसमें इट एम्प्लॉयज लेस देन 50 persons, and third condition it is working without the aid of power। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। अब आगे डिस्कस करते हैं गवर्नमेंट अंडरटेकिंग सर कौन सी होती है? पीएसयूज, जितने भी सरकारी कंपनीज हैं, महारत्न, नवरत्न कंपनीज, इन सब का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। जितनी भी महारत्न कंपनीज हैं, सो इफ इट बिलोंग्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी हो या किसी स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी हो,
तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट की वो कंपनी है और साथ ही साथ उसके एम्प्लॉयज एंटाइटल्ड हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी पीएफ और ओल्ड एज पेंशन। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। पहली कंडीशन क्या है कि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की अंडरटेकिंग हो और साथ ही साथ उसके जो एम्प्लॉयज हैं दे शुड बी एंटाइटल्ड फॉर कॉन्ट्रीब्यूटरी पीएफ और ओल्ड एज पेंशन। अगर एंटाइटल्ड है तो वो स्टैब्लिशमेंट यानी कि वो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इस एक्ट के प्रोविजन से पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ये दो कंडीशंस के हमने डिस्कशन किया। अब तीसरा हम एग्जांपल देखते हैं। तीसरा एग्जांपल, अंडरटेकिंग कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर एन एक्ट। कोई भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो किसी स्पेसिफिक एक्ट से बनी हो, वो किसी एक्ट से बनी हो, यानी कि इट हैज बीन सेट अप अंडर एनी सेंट्रल और स्टेट एक्ट। सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट से बनी हो और साथ ही साथ उसके एम्प्लॉयज एंटाइटल्ड हो कॉन्ट्रीब्यूटरी पीएफ के लिए और ओल्ड एज पेंशन के लिए। अब ऐसी ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है जो किसी स्पेसिफिक एक्ट से बनी है और जिसके एम्प्लॉयज एंटाइटल्ड हैं? तो यहां अगर मैं आपको एक एग्जांपल कोट करूं, सो एग्जांपल इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई के जितने भी एम्प्लॉयज हैं वो आरबीआई एक्ट में रेगुलेट होते हैं और उनके पीएफ के लिए अलग से आरबीआई के रूल्स हैं। सेम केस विथ लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। एलआईसी भी अलग से एक एक्ट से बनी हुई बॉडी है और एलआईसी के एम्प्लॉयज के लिए एलआईसी ने अगर प्रोविजन अलग से कर रखे हैं, सर्विस रूल्स अलग से बना रखे हैं, पीएफ के प्रोविजन अलग से बना रखे हैं, तो एलआईसी के ऊपर भी ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अलग एक्ट से बनी है, एलआईसी अलग एक्ट से बनी है, आईसीएआई भी एक अलग एक्ट से बनी है। तो इन बॉडीज के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा अगर एम्प्लॉयज एंटाइटल्ड हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी पीएफ के लिए या ओल्ड एज पेंशन के लिए। इसके अलावा फोर्थ पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग है। फोर्थ पॉइंट कहता है एग्जेम्पशन बाय नोटिफिकेशन। एग्जेम्पशन बाय नोटिफिकेशन। एग्जेम्पशन बाय नोटिफिकेशन कहता है कि अगर सरकार चाहे, अगर गवर्नमेंट चाहे तो एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इस एक्ट के प्रोविजन से। उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है अगर हम सेक्शन 1 के अकॉर्डिंग देखें तो। लेकिन फिर भी अगर सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल के, लेकिन अगर फिर भी सरकार चाहे तो नोटिफिकेशन निकाल के उस ऑर्गेनाइजेशन को एग्जेम्प्ट कर सकती है इस एक्ट के प्रोविजन से और प्रोस्पेक्टिवली या रिट्रोस्पेक्टिवली भी एग्जेम्प्ट कर सकती है आफ्टर कंसीडरिंग द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सेक्शन 16 में एग्जेम्पशन देने की पावर है। वैसे गवर्नमेंट के पास जो एग्जेम्पशन देने की पावर है वो सेक्शन 16 में है, सेक्शन 16A में है एंड सेक्शन 17 में है। कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको सरकार ने एग्जेम्प्ट कर रखा है। एग्जाम्पल अगर आपको दूं तो टाटा, टीसीएस जो कंपनी है, एक्सेंचर जो आईटी कंपनी है, इन कंपनीज को गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट कर रखा है इस एक्ट को फॉलो करने से। गवर्नमेंट ने इस एक्ट से इन ऑर्गेनाइजेशंस को एग्जेम्प्ट कर रखा है। गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट क्यों कर रखा है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे और आगे हम लोग ये भी डिस्कशन करेंगे कि गवर्नमेंट किस किस तरीके से एग्जेम्पशन ग्रांट कर सकती है। So that we will discuss in the next video. Stay tuned for more videos. Thank you so much.